तो बच्चों हम लोग अब क्या बनाने वाले हैं, मेमोरी बेस्ड पेपर फिजिक्स के सॉल्यूशन 24 जनवरी फर्स्ट शिफ्ट का। ठीक है, तो चलिए देखते हैं सवाल क्या है। हाँ, और इससे पहले जो पुराने शिफ्ट्स के पेपर हैं वो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक में दे दूंगा, लिंक उनके डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाके चेक कर सकते हैं उनके सॉल्यूशन। और आप ये वीडियो देखने से पहले क्या करें, खुद ही रेजोनेंस या फिर आप एलन ये सब बड़े इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पे जाके डाउनलोड कर सकते हैं पेपर, और खुद पहले अटेम्प्ट कीजिए। उसके बाद जो सॉल्यूशन आपसे नहीं बने उसी को देखिए और अपना टाइम वेस्ट ज़्यादा मत कीजिए। ओके, चलिए तो पहला सवाल क्या है, अ मटेरियल हैज़ अ बल्क मॉडुलस। अच्छा, पीछे से चालू हो गया, शुरू से लगते हैं, एक मिनट। क्वेश्चन नंबर 1, अरे आना भाई, चलिए तो पहला सवाल है, अ सॉलिड स्फीयर एंड अ हॉलो स्फीयर आर रोल डाउन प्योरली इक्वल डिस्टेंस ऑन द सेम इंक्लाइन प्लेन। सेम इंक्लाइन प्लेन मतलब एंगल ऑफ इंक्लिनेशन थीटा सेम होगा, और एक सॉलिड स्फीयर और सेम इंक्लाइन प्लेन मतलब सेम इंक्लिनेशन एंगल में एक हॉलो स्फीयर, दोनों को क्या किया, रोल डाउन किया गया, इक्वल डिस्टेंस और प्योर रोलिंग हो रही है, इक्वल डिस्टेंस प्योर रोलिंग। ठीक है, तो हमको बताना है कि इसने लिया, सॉलिड ने लिया टाइम t1 और हॉलो ने लिया टाइम t2, कौन बड़ा होगा कौन छोटा होगा कि दोनों आपस में बराबर होंगे। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं बच्चों, एक्सेलरेशन जो होता है डाउन द इंक्लाइन प्लेन, उसका फॉर्मूला होता है a बराबर g साइन थीटा 1 प्लस आई बाय एम आर स्क्वायर, है ना। अब अगर हम लोग सेंटर ऑफ मास सॉलिड स्फीयर का देखेंगे तो वो होता है कितना, 2/5 एम आर स्क्वायर, और जो हॉलो सिलेंडर होता है बच्चों उसका एक्सेलरेशन होता है 2/3 एम आर स्क्वायर। तो जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है हॉलो सिलेंडर का, हॉलो स्फीयर का, वो ज़्यादा होता है। तो ये आ रहा है डिनोमिनेटर में बच्चों, तो जाहिर सी बात है अगर आई हॉलो का बड़ा है आई सॉलिड से, तो ए जो होगा हॉलो का वो छोटा होगा आई सॉलिड से, मतलब सॉलिड हेमिस्फीयर का जो एक्सेलरेशन होगा वो ज़्यादा होगा। अब एक्सेलरेशन ज़्यादा होने के कारण क्या होगा, आपको पता है कि दोनों इक्वल डिस्टेंस आ रहे हैं और शुरू में रेस्ट से नीचे छोड़े गए हैं, तो टाइम जो लगेगा उन लोगों को क्या लगेगा, v = u + at, है ना। तो टाइम डिपेंड करेगा उनका, इनिशियल वेलोसिटी तो जीरो, या ऐसे लिख लेते हैं, s बराबर ut + हाफ at²। इनिशियल वेलोसिटी जीरो था तो 2s/a बराबर क्या आएगा, t का स्क्वायर। तो जिसका एक्सेलरेशन ज़्यादा है उसमें टाइम लगेगा कम, जिसका एक्सेलरेशन कम है उसमें टाइम लगेगा ज़्यादा। तो एक्सेलरेशन इसका ज़्यादा है, a1 इज ग्रेटर देन a2, तो t1 विल बी लेस देन t2, तो ऑप्शन क्या होगा, 2। नेक्स्ट सवाल, अगला सवाल है, अ सॉलिड स्फीयर रोल्स डाउन विदाउट स्लिपिंग ऑन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन। तो एक सॉलिड स्फीयर है, एक प्लेन में सॉलिड स्फीयर रोल्स डाउन विदाउट स्लिपिंग। हमको बताना है व्हाट इज द रेशियो ऑफ ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी टू द रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। रोलिंग, प्योर रोलिंग हो रहा है मतलब v बराबर क्या होगा, r ओमेगा। अब हमको रेशियो ट्रांसलेशन टू रोटेशन बताना है, तो kt/kr। ट्रांसलेशन होता है बच्चों हाफ mv² और रोटेशन होता है हाफ i ओमेगा²। हाफ से हाफ कट गया, ये ऊपर आ गया mv² और नीचे आ जाएगा, सॉलिड स्फीयर है अबाउट इट्स सेंटर ऑफ मास, तो सॉलिड स्फीयर का होता है 2/5 mr² इंटू ओमेगा²। अब आपको पता है प्योर रोलिंग के लिए v बराबर r ओमेगा है, तो ओमेगा की जगह v²/r² लिख सकते हैं, तो यहाँ लिख देते हैं v²/r²। r² से r² कट गया, m से m कट गया, v² से v² कट गया, ये 2/5 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 5/2। तो रेशियो होगा बच्चों 5:2। अगला सवाल क्या बोला है, अगले सवाल में दिया एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ इज g एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अ प्लैनेट हुज डायमीटर इज 1/3 ऑफ द अर्थ एंड सेम मास दैट ऑफ अर्थ इज g'। तो g' और g के बीच में रिलेशनशिप निकालना है। तो हम g का वैल्यू जानते हैं बच्चों, क्या होता है, gm/r², वेयर m इज द मास ऑफ अर्थ एंड r इज द रेडियस। अब g' क्या होगा, यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट तो वही रहेगा, और हुज डायमीटर इज 1/3 ऑफ अर्थ एंड सेम मास, तो मास क्या है, सेम, और डायमीटर 1/3 है मतलब रेडियस भी कितना होगा, 1/3 होगा। रेडियस 1/3 होगा तो यहाँ पर r² कर लेते हैं, r/3 का होल स्क्वायर, तो हो जाएगा 9
gm/r²। तो g डैश बराबर क्या लिख सकते हैं, ये gm/r² तो g हो गया, ये हो गया 9 इंटू जी। तो यहाँ n का वैल्यू आ जाएगा बच्चों क्या, 9। चलिए अगला सवाल, ये सवाल क्या दिया है, एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m0 हैज मोमेंटम p, टोटल एनर्जी E, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशनशिप आर करेक्ट। तो बच्चों इसको बनाने के लिए हम लोग डायमेंशनल एनालिसिस का इस्तेमाल करते हैं। तो डायमेंशनल एनालिसिस करते हैं, पहले इसका करते हैं, है ना। तो E का स्क्वायर, E बोला है बच्चों एनर्जी, एनर्जी और वर्क क्या क्या रहता है, सेम। तो क्या आएगा डायमेंशन ml2t-2 का होल स्क्वायर। अब ये जो डायमेंशन है वो इसके और इसके दोनों के बराबर होना चाहिए। अब आप खुद देखो, मास में वेलोसिटी मल्टीप्लाइड है और यहां पर मोमेंटम में वेलोसिटी मल्टीप्लाइड है, तो ये दोनों का डायमेंशन तो आपस में सेम हो नहीं सकता, ठीक है। तो ये ऑप्शन अपना क्या हो गया, इनकरेक्ट, ठीक है। अगला E का स्क्वायर फिर से दिखा है, फिर अब देखो यहां पर C का भी स्क्वायर कर दिया, तो यहां पर डायमेंशन अब देखते हैं क्या होगा। तो मास का क्या होता है बच्चों, m, तो क्या लिखें, m का स्क्वायर। C होता है स्पीड, तो स्पीड क्या होता है, L इंटू t-1 का होल पावर 4। तो ये क्या आएगा, देखो जब इसको करेंगे तो क्या आएगा, ml4t का पावर -4, इसका डायमेंशन इसके बराबर आया m² l का पावर 4 t का पावर -4। और इसका देख लेते हैं p², p मतलब मोमेंटम, मोमेंटम होता है मास इंटू वेलोसिटी, mlt-1 का स्क्वायर और lt-1 का स्क्वायर। तो इसका भी क्या आएगा, m² l का पावर 4 t का पावर -4। तो ये तीनों डायमेंशन क्या आया, सेम। ऐसे ही आप इधर चेक करेंगे तो बच्चों ये और ये इन दोनों का भी सेम नहीं आ रहा डायमेंशन, और इधर E है और ये डायमेंशन भी सेम नहीं आ रहा। तो सिर्फ डायमेंशनली करेक्ट एक फॉर्मूला है 2, तो इसका सही आंसर क्या होगा, 2। अगला सवाल क्या बोला है, बॉब ऑफ मास m इज अटैच्ड टू अ स्ट्रिंग ऑफ लेंथ l। ये बच्चों है हॉरिजॉन्टल पेंडुलम जो बनता है अपना कोनिकल पेंडुलम, उसका सवाल। इट इज रोटेटिंग विद एन एंगुलर हॉरिजॉन्टल सर्कल ऑफ रेडियस r। हॉरिजॉन्टल सर्कल है, रेडियस किसका, r का। तो देखो ये एंगल थीटा है, तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, r को l sin थीटा। अब एंगुलर वेलोसिटी 3/π रेवोल्यूशन पर सेकेंड दे दिया है, और टेंशन इन द स्ट्रिंग इज x ml दे दिया है, देन वैल्यू ऑफ x हमको निकालना है। तो बच्चों इसका फ्री बॉडी डायग्राम बना लेते हैं। तो देखो नीचे क्या लगेगा, mg, और इधर क्या लगेगा, टेंशन, है ना। तो टेंशन का ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल भी क्या होगा, थीटा। तो टेंशन का दो कंपोनेंट कर लेते हैं, ऊपर आएगा t cos थीटा और इधर आएगा t sin थीटा। तो जो t cos थीटा है वो संभाल रहा होगा किसको, mg को, और जो t sin थीटा है अनबैलेंस्ड फोर्स, वो क्या प्रोवाइड कर रहा होगा इसको, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होता है mr⍵²। तो यहां से t sin थीटा बराबर आएगा r का वैल्यू क्या लेंगे, रेडियस है, l sin थीटा, तो l sin थीटा इंटू ω²। साइन थीटा से साइन थीटा कट गया, t बराबर आया ml⍵²। तो यहां हम लोग को ओमेगा का स्क्वायर कर देना है बच्चों। ओमेगा दे दिया है 3/π रेवोल्यूशन पर सेकेंड, तो t बराबर आ जाएगा ml, और यहां पर क्या आएगा 3/π का स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा 9/π²। अब ये क्या में दिया है, रेवोल्यूशन पर सेकंड मिल गया, रेडियन पर सेकंड में नहीं दिया, तो इसको ऐसा यूनिट में कन्वर्ट कर लेंगे बच्चों। तो हम लोग को पता है एक रेवोल्यूशन कितना होता है, 2π रेडियन। तो इतना रेवोल्यूशन क्या होगा, इनटू क्या कर देते हैं बच्चों इसमें 2π। तो एक पाई से एक पाई का हिसाब हो जाएगा, और ये क्या आ जाएगा ml इंटू 18/π। तो यहाँ पर 18/π जो है 3.14 लगेंगे, लगभग 6 के आसपास आपका आंसर आ जाएगा। अगला सवाल नेक्स्ट, अगला सवाल क्या दिया है, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ इज करेक्ट, और फ़ारेनहाइट और C सेल्सियस दिया है। तो बच्चों ये एक स्ट्रेट लाइन इक्वेशन बन रहा है, अपने को प्रेडिक्ट करना है कौन सा ग्राफ होगा। तो रिलेशनशिप देख लेते हैं। हमको पता है, देखो सेल्सियस में जो भी टेम्परेचर है माइनस उसका आइस पॉइंट, आइस पॉइंट क्या होता है 0, बाय स्टीम पॉइंट इन सेल्सियस स्केल माइनस आइस पॉइंट इज इक्वल्स टू फ़ारेनहाइट में जो टेम्परेचर है माइनस उसका आइस पॉइंट, आइस पॉइंट कितना होता है 32, डिवाइडेड बाय 212 माइनस 32, जो स्टीम पॉइंट उसमें कितना होता है 212। तो ये कितना आएगा बच्चों, C/100 बराबर F - 32, नीचे आ जाएगा बच्चों
80, है ना। एक जीरो से एक जीरो कट गया, 2 5 जा 2 9 जा, तो आया C बराबर, ये ऊपर चले जाएगा तो आएगा 5F माइनस 32 इंटू 5, ये होगा 160, ठीक है। तो 160 डिवाइडेड बाय 9, तो C बराबर लिख सकता हूं 5/9 F माइनस 160/9। अब ये इक्वेशन बन गया y बराबर mx प्लस C। तो y एक्सिस में C है और x एक्सिस में क्या है, F। स्लोप आपका पॉजिटिव है, तो ये दोनों तो कैंसिल हो गए बच्चों, स्लोप पॉजिटिव है, स्लोप उन दोनों का पॉजिटिव है। अब क्योंकि इंटरसेप्ट नेगेटिव है, तो यहां पर तो इंटरसेप्ट 0 दे दिया है, नेगेटिव इंटरसेप्ट है, तो सही आंसर क्या होगा, C। अगला सवाल क्या बनाते हैं, एन आइडियल गैस अंडरगोस थ्रू अ साइक्लिक प्रोसेस एज शोन इन द ग्राफ, द नेट हीट इजेक्टेड बाय द गैस ड्यूरिंग वन साइकिल कितना होगा, ठीक है। तो बच्चों यहां से यहां क्या हुआ है, पॉजिटिव वर्क, और यहां से यहां क्या हुआ है, नेगेटिव वर्क, ठीक। अब हम लोग को एक साइक्लिक प्रोसेस है बच्चों, तो वर्क डन हम लोग निकाल सकते हैं एरिया बिटवीन द कर्व, यानी कर्व के बीच में जो साइक्लिक कर्व के बीच में जो एरिया बन रहा है उससे हम लोग क्या निकाल सकते हैं, वर्क डन निकाल सकते हैं। अब साइक्लिक प्रोसेस में बच्चों इंटरनल एनर्जी चेंज क्या रहता है, 0। तो आपका जो हीट इजेक्टेड या हीट एक्सेप्टेड या नेट हीट किसके बराबर आता है, वर्क डन के बराबर आता है, वर्क डन इन द साइकिल। अब यहां से वर्क डन निकालने के लिए ये एरिया चाहिए बच्चों, तो ये सर्कल का हाफ है, सर्कल का क्या है, हाफ। और देखिए ये यूनिट्स जो है स्केलिंग ऐसे की गई है कि जो रेडियस है और हाइट है वो एक बराबर है। तो ऐसे में हम लोग क्या करते हैं बच्चों, ये लिखते हैं एरिया बिटवीन ग्राफ साइक्लिक प्रोसेस, क्या लिखेंगे, पाई ए बी बाय 2, क्या होगा, पाई ए बी बाय 2, ये एलिप्स का एरिया हो गया, और आधा लेना है उसका, तो पाई का पाई हो गया, ए कितना है, मेजर एक्सिस, तो कितना हो गया है 200 से ये मिडिल पॉइंट कितना आएगा, 300, तो 200 से 300 कितना हुआ, 100, और ये दिया है सेंटीमीटर क्यूब में, तो 10 का पावर -6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। बी कितना दिया है बच्चों, ये भी बीच वाला पॉइंट है, तो ये कितना आएगा 300, तो ये भी 300 से 400 मतलब 100, लेकिन दिया क्या में, किलो पास्कल, तो आएगा 100 इंटू 10 का पावर 3 बाय 2। तो यहां से आएगा बच्चों क्या, 10 का पावर -6, ये हो गया 3 2 5 हो गया, तो 5 से और एक गया 6, तो ये हो गया कैंसिल, तो आएगा 10 पाई बाय 2, ये आएगा 5 पाई बाय 2, सॉरी 5 पाई, ठीक है। अब 5 पाई क्या होगा, हीट रिजेक्टेड हुआ कि हीट गिवन हुआ नेट, ये देख लेते हैं। तो देखो बच्चों यहाँ पर वर्क डन क्या है, नेगेटिव, क्यों, क्योंकि जब वॉल्यूम बढ़ रहा है उसका एरिया अंडर क्या है, कम, और जब वॉल्यूम कम हो रहा है उसका एरिया अंडर क्या है, ज्यादा, तो नेट वर्क डन नेगेटिव है, इसलिए क्यू भी क्या रहा है, नेगेटिव, ठीक है। अगला सवाल क्या दिया है, 4 चार्जेस ईच ऑफ वैल्यू q0 आर प्लेस्ड एज शोन, इफ द पोटेंशियल ऑफ द सिस्टम इज k1 in case 1 and potential of the system is k2 in case 2, then what is the value of k2 minus k1। तो बच्चों लिखते हैं, ठीक है। तो यहां पर कितने चार्जेस हैं, 4 चार्जेस हैं, तो सब के साथ पोटेंशियल एनर्जी लिखना है। तो k1 लिखते हैं पोटेंशियल एनर्जी इन फर्स्ट केस। तो देखो पहले इन दोनों के बीच, इन दोनों के बीच, इन दोनों के बीच, इन दोनों के बीच, तो ये चारों टर्म तो इक्वल होंगे क्योंकि Q0 है और डिस्टेंस भी सेम है, और मान लेते हैं कि ये डिस्टेंस क्या दिया है, R, ठीक है। तो क्या, या A दिया है, साइड क्या दिया है, A, तो क्या लिखेंगे, 1 2 3 4, तो 4 टाइम्स K Q0 स्क्वायर अपॉन R, ये आ गया, प्लस ये डायगोनल वालों के बीच में 1, ये डायगोनल वालों के बीच में 1, तो क्या आएगा 2 टाइम्स K Q0 स्क्वायर अपॉन, ये अगर A है तो ये क्या होगा, √2a, है ना। इसको भी R को क्या लिख देता हूं मैं, A। ये आ गया पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम फर्स्ट केस में। अब पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम सेकंड केस में निकालता हूं बच्चों। तो देखो 1 और 2, ये 2 टर्म आएगा, तो लिखता हूं 2 टाइम्स K Q0 स्क्वायर अपॉन A, प्लस अब इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में और इन दोनों के बीच में 4 टर्म और पाएंगे, और टोटल 4 चार्जेस है बच्चों। तो ये याद रखना, टोटल टर्म्स आपको लिखने हैं 4C2, मतलब 6 टर्म्स आने। तो देखो 4
क्यू नॉट वाले 4 टर्म आ गए और 2 ठोक क्या आ गए डायगोनल वाले, तो 6 हो गए। वैसे ही क्यू नॉट वाले ए वाले 2 टर्म आ गए और इसमें ये जो डायगोनल का आधा टाइप का दिख रहा है उसमें 4 टर्म आ गए। ठीक है, तो लिखते हैं 4k क्यू नॉट स्क्वायर अपॉन, अब यहां पर क्या लिखेंगे, ये डिस्टेंस निकालना है बच्चों। तो ये आपको पता है, ये आपका a/2 होगा, ये आपका a/2 होगा, तो ये क्या हो जाएगा √2 a/2। तो √2 a/2 बेसिकली क्या आएगा a/√2। तो यहाँ क्या डल जाएंगे a/√2 कहाँ चले जाएगा ऊपर। ठीक है, अब आपको क्या का वैल्यू पूछा है, आपको पूछा है k2 माइनस k1। तो दोनों को क्या करते हैं माइनस, तो k2 क्या है 2k क्यू नॉट स्क्वायर अपॉन a प्लस 4k क्यू नॉट स्क्वायर √2 बाय a माइनस 4k क्यू नॉट स्क्वायर अपॉन a माइनस 2k क्यू नॉट स्क्वायर अपॉन √2 a। ठीक है, तो ये वाला टर्म आपका आ गया। अब क्या करते हैं बच्चों, इन सब का एलसीएम ले लेते हैं, तो एलसीएम आ जाएगा √2 a। यहां ऊपर क्या बचेगा 2√2 k क्यू नॉट स्क्वायर, यहां क्या बचेगा 4, ये √2 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा 4 2 ज़ा 8, तो बचेगा प्लस 8 k क्यू नॉट स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद यहां पर आएगा माइनस, माइनस है, यहां √2 मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा 4√2 k क्यू नॉट स्क्वायर माइनस, यहां पे √2 मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा 2 नहीं, यहां पर कुछ मल्टीप्लाई होगा क्योंकि उसमें तो पहले से ही था, तो ये आएगा माइनस 2k क्यू नॉट स्क्वायर। ठीक है, तो 8 क्यू नॉट k क्यू नॉट स्क्वायर और 2 क्यू नॉट k क्यू नॉट स्क्वायर कितना आ जाएगा 6k क्यू नॉट का स्क्वायर। अब 2√2 माइनस 4√2 कितना आ जाएगा माइनस 2√2 k क्यू नॉट स्क्वायर बाय √2। ठीक है, a भी रहेगा नीचे में a, तो अपना आंसर क्या होगा, अपना कॉमन निकाल लेते हैं बच्चों, क्या k क्यू नॉट स्क्वायर अपॉन a, ये कॉमन निकल गया, अंदर क्या बचेगा 6 माइनस 2√2 बाय √2। ठीक है, तो 6 माइनस 2√2 बाय √2, आप √2 से डिवाइड भी कर सकते हैं, तो ये आ जाएगा बच्चों 3√2 माइनस 2, तो 3√2 माइनस 2 मतलब ऑप्शन ए, ये इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल, अगला क्या बोला है, if an adiabatic process volume is decreased from V to V/2 then the temperature also decreases, then the temperature also decreases। adiabatic process की बात कर रहा है बच्चों। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं बच्चों TV का पावर गामा-1 ये होता है कांस्टेंट, क्या होता है बच्चों कांस्टेंट। तो अपन इसमें ये लिख सकते हैं कि T इज इक्वल टू कांस्टेंट बाय V का पावर गामा-1। अब ये पावर नेगेटिव तो होता नहीं, होता हमेशा पॉजिटिव है, तो क्योंकि गामा का वैल्यू हमेशा 1 से बड़ा रहता है, चाहे मोनोएटॉमिक, डायटॉमिक, पॉलीएटॉमिक कोई सी भी गैस हो। तो ये बात है कि अगर हम लोग क्या करेंगे वॉल्यूम को कम करेंगे तो टेम्परेचर बढ़ना चाहिए, तो स्टेटमेंट 1 क्या हो गया बच्चों आपका फॉल्स। फिर दूसरा, फ्री एक्सपेंशन इज इरिवर्सिबल एज वेल एज एडियाबेटिक। तो फ्री एक्सपेंशन बच्चों, फ्री एक्सपेंशन क्या बोलता है इरिवर्सिबल है, ये बात तो सही है, और इट इज एडियाबेटिक ये बात भी सही है, तो स्टेटमेंट 2 इज ट्रू। तो इसका सही आंसर होगा स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स, स्टेटमेंट 2 इज ट्रू। तो बच्चों अगला सवाल, इसमें हम लोग को क्या जमाना है, करेक्ट ऑर्डर फॉर इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ। तो हम लोग जानते हैं बच्चों वेवलेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। तो अगर हम लोग ये पता लगा दिए सबसे ज्यादा एनर्जी वाला वेव कौन सा होता है, तो हम लोग को पता चल जाएगा वेवलेंथ किसका सबसे ज्यादा छोटा या लंबा है। ठीक है, तो देखो एनर्जी सबसे ज्यादा किसकी होती है बच्चों, एक्सरे की होती है, तो इसका लैम्डा क्या होगा मिनिमम, तो 2 से चालू होना चाहिए, तो ये गलत, ये गलत, अब ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है। ठीक है, अब सबसे कम वाले को देखते हैं, अच्छा कम वाले में दोनों में 4 दिया है, अब 3 और 1 को कंपेयर करना है बच्चों, तो यूवी में और इंफ्रारेड में एनर्जी किसकी ज्यादा रहती है, यूवी की ज्यादा रहती है। ठीक है, तो सेकंड ऑप्शन में क्या आएगा थर्ड, तो 2 और 3, उसके बाद क्या आएगा 1 और 4। तो बच्चों ये देख रहे हो कि थर्ड और फोर्थ ऑप्शन दोनों ही सेम दिया हुआ है, तो ऑप्शन क्या होगा ये सही। ओके, अगला, find the fringe width in complete YDSCs emerge in a medium of refractive index 1.44, लैम्डा दिया है, d दिया है और स्मॉल d दिया है। ठीक है,
तो बच्चों बीटा का फॉर्मूला क्या होता है, डी लैम्डा बाय डी। अब आप जानते हैं बच्चों कि जब भी आप किसी डेंसर मीडियम में लाइट अगर जाती है तो लैम्डा क्या हो जाता है बच्चों, कम। और कितना टाइम्स कम होता है, लैम्डा हो जाता है, जो लैम्डा डैश है वो हो जाता है लैम्डा बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, लैम्डा बाय म्यू। तो यहां पर जो नया लैम्डा है अपन लैम्डा डैश यूज करेंगे क्योंकि हम लोग उसको इमर्स कर दिए इन मीडियम ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.44। तो फ्रिंज विड्थ आ जाएगी डी लैम्डा डैश बाय डी। तो आएगा डी लैम्डा बाय डी इंटू म्यू। अब जो वैल्यू दिया है उसको रख लेंगे, है ना। तो सबसे पहले क्या बोला है, फ्रिंज विड्थ कैपिटल डी का वैल्यू 0.72 दिया है तो इसको लिखेंगे 0.72। फिर लैम्डा एयर में कितना दिया है 690 नैनोमीटर, तो इसको लिखेंगे 690, है ना। और इसको क्या लिखेंगे 10 का पावर -9 डिवाइडेड बाय, उसके बाद क्या दिया है, स्मॉल डी दिया 1.5 mm, तो इसको लिखेंगे 1.5 इंटू 10 का पावर -3 इंटू आपका जो म्यू का वैल्यू है वो कितना दिया है 1.44। तो ये चले जाएगा 2 से, है ना। और 2 इंटू 1.5 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा बच्चों। तो 3 से ये जाएगा तो आएगा 230, और ये 10 का पावर -3 ऊपर चले जाएगा तो आएगा 230 इंटू 10 का पावर 3 इंटू 10 का पावर -9 मीटर्स। ये जो है आपका क्या होगा, ये अपने को मिलीमीटर में चाहिए, अपने क्या में चाहिए मिलीमीटर में। तो देखो ये -9 है तो इसको लिख सकते हैं 230 इंटू 10 का पावर -6, तो मिलीमीटर में आ जाएगा बच्चों 0.23 mm। कोई ऑप्शन में है ये, तो ऑप्शन क्या होगा फर्स्ट, ठीक है। सबसे पहले x का वैल्यू 0 डाल दो, तो ये 0 डाले, ये 0 डाले, तो बच्चों ये और गेट है, ये क्या रिटर्न करेगा 0। अब दोनों में 0 0 गया, तो 0 0 गया तो ये 0 ही रिटर्न करेगा, लेकिन डॉट लगा है, इसको वो ट्रांसपोज क्या होगा 1, तो क्या आएगा 1। तो 0 0 पे क्या आएगा 1, तो हम लोग को आउटपुट 0 चाहिए, तो ए ऑप्शन ये तो नहीं है। फिर नेक्स्ट वाला चेक करते हैं, अगला चेक करते हैं 0 और 1, और गेट 0 और 1 में क्या रिटर्न करता है 1, तो यहाँ 1 और 1 आएगा, 1 1 का ये 0 1 1 का क्या बताएगा 1, और 1 का नॉट क्या हो जाता है 0, तो बी अपना सही है। फिर अपन देखते हैं इसके लिए 1 0 के लिए, तो 0 1 के लिए सही था तो 1 0 के लिए भी क्या होगा सही होगा। अब 1 1 के लिए क्या रिटर्न करता है, ये 1 रिटर्न करता है, तो फिर से 1 1 के लिए 1 और उसका नॉट 0 हो जाएगा, तो इसका सही आंसर होगा बी, सी और डी। अगला नेक्स्ट, अगला सवाल क्या दिया है, पावर ऑफ टू सोर्सेस S1 एंड S2 आर इन रेशियो 2:1 and 2 into 10 का पावर 15 photons per second of wavelength 600 nanometer from S1 are emitted, then find the number of photons per second emitted by S2 of wavelength 300 nanometer। ठीक है, तो देखो पावर दे दिया है, रेशियो तो P1 by P2 लिखते हैं 2:1, है ना। अब पावर क्या होता है एनर्जी पर यूनिट टाइम, तो इसको लिखते हैं एनर्जी 1 पर यूनिट टाइम बाय एनर्जी 2 पर यूनिट टाइम इज टू 2:1 आएगा, ठीक है। अब ये फोटोन एमिट करता है इतने, ठीक, और वेवलेंथ उनका कितना है 600 नैनोमीटर, तो 1 की एनर्जी क्या होगी, अपन लिख सकते हैं एनर्जी क्या होता है hc बाय लैम्डा, nhc बाय लैम्डा, तो क्या होगा n1 hc बाय लैम्डा 1 डिवाइडेड बाय n2 hc बाय लैम्डा 2 इंटू वही टाइम रहेगा, टाइम तो कट जाएगा उसको हटा देते हैं, इक्वल टू 2:1, hc से hc कट गया, तो क्या आएगा n1 बाय लैम्डा 1 इंटू लैम्डा 2 बाय n2 बराबर 2/1, ठीक है। अब वैल्यू डाल देते हैं बच्चों, तो n1 कितने फोटोन एमिट करता है, पहले 2 इंटू 10 का पावर 15, तो 2 इंटू 10 का पावर 15, और वेवलेंथ कितना दिया है 600। अब लैम्डा 2 कितना एमिट करता है, लैम्डा 2 है कितना 300 दिया है, तो n2 का वैल्यू अपने को निकालना है, और दिस इज इक्वल्स टू 2/1, तो 300 2 जा जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो यहां से n2 ऊपर जाएगा और 2 क्या जाएगा नीचे, तो n2 बराबर होगा 10 का पावर 15/2, 10 का पावर 15/2, तो ये हो जाएगा 5 इंटू 10 का पावर 14, तो इसका आंसर क्या होगा थर्ड, ठीक है। अगला,
तो क्या दिया है, एन इलेक्ट्रॉन इन एन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड कैन मूव विदाउट चेंजिंग इट्स वेलोसिटी वेक्टर. इलेक्ट्रॉन इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड कैन मूव विदाउट चेंज इट्स इलेक्ट्रॉन वेक्टर. तो बच्चों कैन मूव बोला है, मस्ट मूव तो नहीं बोला है. क्या बोला है, कैन मूव. हाँ ऐसा कर सकता है. अगर सपोज जो मैग्नेटिक फील्ड है वेलोसिटी वेक्टर के अलोंग हो जाए तो कोई भी मैग्नेटिक फोर्स इसमें लगने वाली नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं बच्चों लॉरेंट्ज फोर्स क्या होता है, Q इंटू वी क्रॉस बी. तो V क्रॉस बी जीरो हो, भले V भी है और B भी है, लेकिन V क्रॉस बी अगर जीरो हो गया मतलब आपस में दोनों क्या है, अलोंग द सेम लाइन है, जीरो या 180 डिग्री है, पैरेलल या एंटी पैरेलल, तो लॉरेंट्ज फोर्स क्या लगेगी, जीरो. तो ये बात क्या है, ट्रू. In the above case, the magnetic field should be along the direction of its velocity. तो ये बात क्या बोला है बच्चों, सही. तो statement 1 is true, statement 2 is true, and the correct explanation for statement 1. ये. तो बच्चों अगला सवाल क्या बोला है, a drone camera situated at a height of. तो एक ड्रोन कैमरा है बच्चों, वो ग्राउंड से कितना ऊपर है, 18 किलोमीटर दूर है. ठीक है. अब कैप्चर्स एन इमेज ऑफ एरिया विच इज 40 किलोमीटर का स्क्वायर. अब 40 किलोमीटर का स्क्वायर मतलब कितना होगा, 20 किलोमीटर बाय 20 किलोमीटर का एरिया होगा. मतलब उसकी लंबाई 20 किलोमीटर और चौड़ाई भी कितनी होगी, 20 किलोमीटर होगी. ऑन द कैमरा ऑफ साइज, जो कैमरे का साइज है बच्चों, जो कैमरे का साइज है वो है 2x2. तो 2 सेंटीमीटर लेंथ में और 2 सेंटीमीटर विड्थ में. अब हमको क्या बोला है, फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस यूज्ड इन कैमरा. बच्चों तो एक फॉर्मूला हम लोग जानते हैं बच्चों, फोकल लेंथ f बराबर होता है mu बाय m-1. ये u f और मैग्निफिकेशन के बीच में रिलेशनशिप होता है. अब यहां पर देखो आपका जो ऑब्जेक्ट है बच्चों, उसका जो लेंथ है वो 20 किलोमीटर है और उसको कैप्चर करना है लेंस में जिसका लेंथ कितना होना चाहिए, 2 सेंटीमीटर होना चाहिए. ठीक है. तो अपन क्या करेंगे, देखो हाइट ऑफ मैग्निफिकेशन बराबर लिख सकते हैं हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट. तो इमेज का जो साइज या लेंथ होना चाहिए वो 2 सेंटीमीटर होना चाहिए. तो क्या लिखते हैं, 2 इंटू 10 का पावर -2. और जो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है वो कितना है, 20 बाय 20 किलोमीटर का है. तो क्या लिखेंगे, 20 इंटू 10 का पावर 3. ये आपका मैग्निफिकेशन का वैल्यू आएगा जो 1 से बहुत छोटा आएगा. तो यहां पर पुट करते हैं बच्चों, तो f का वैल्यू आएगा mu. तो m का वैल्यू कितना लेंगे, ये 2 से 2 कट जाएगा बच्चों, ये क्या आएगा 10. अब ये 10 का पावर 4 होगा, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा 10 का पावर 4, ऊपर जाएगा तो हो जाएगा 10 का पावर -6. ठीक है. तो ये आ गया 10 का पावर -6 इंटू u का वैल्यू कितना दिया है, 18 किलोमीटर. तो आ जाएगा 18 इंटू 10 का पावर 3 बाय m-1. अब बच्चों आप खुद देखो, m1 से बहुत ही छोटा आ रहा है, ऊपर 10 का पावर -2 है, नीचे 10 का पावर 4 आ रहा है. तो इसको नेगलेक्ट कर देते हैं और लगभग 1 के बराबर लिख लेते हैं. तो डिनोमिनेटर लगभग 1 के बराबर आया तो क्या आ गया, 18 इंटू 10 का पावर 3 इंटू 10 का पावर -6. तो आ जाएगा बच्चों 18 इंटू 10 का पावर -3 विच इज 18 mm. तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन 3. चलिए अगला सवाल बनाते हैं. क्या बनाते हैं, अगला सवाल. A spherical conductor carries a charge of इतना, ठीक, brought in contact with uncharged spherical conductor and they are separated by a distance r now. Now force between them is इतना. Determine the separation between the charges. तो बच्चों इतना चार्ज था, दोनों को कांटेक्ट में लाए. अब कांटेक्ट में लाते हैं तो चार्ज क्या होता है, अगर दोनों स्पेरिकल कंडक्टर आइडेंटिकल हैं तो चार्ज आधा आधा बढ़ जाता है. तो 2 इंटू 10 का पावर -8 ये ले लेगा, 2 इंटू 10 का पावर -8 ये ले लेगा. अब दोनों के बीच सेपरेशन r किए, कांटेक्ट को हटाए और दोनों के बीच सेपरेशन r करके रख दिए. तो क्या लगेगा फोर्स, अपन कूलम्स लॉ लगा देंगे. F बराबर क्या होता है, K Q1 Q2 बाय R का स्क्वायर. फोर्स अपने को दे दिया आ रहा है 9 इंटू 10 का पावर -3. K का वैल्यू होता है 9 इंटू 10 का पावर 9. Q1 Q2 क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2 विच इज 4 इंटू 10 का पावर -16 डिवाइडेड बाय R का स्क्वायर. तो R का स्क्वायर अपने को निकालना है. 9 से 9 कैंसिल हो गया, R स्क्वायर ऊपर आ जाएगा. तो R स्क्वायर का वैल्यू कितना आएगा, 10 का पावर 9 इंटू 10 का पावर -16 इंटू 4 डिवाइडेड बाय 10 का पावर -3. ये -3 ऊपर जाएगा तो +3 होगा, तो आ जाएगा 12. तो r स्क्वायर आ जाएगा बच्चों 10 का पावर -4 इंटू 4, स्क्वायर हटेगा तो आएगा 10 का पावर -2 इंटू 2.
ठीक है, तो r का वैल्यू क्या आ जाएगा 2 इंटू 10 का पावर -2। तो हम लोग को डिटरमाइन द सेपरेशन बिटवीन द चार्जेस, तो ये यूनिट वगैरह कुछ दिया नहीं है, लेकिन आंसर क्या होगा 2। अगला नेक्स्ट सवाल, इन द फॉलोइंग डायग्राम पोलराइजर P1 एंड P2 आर ऑर्थोगोनल। ऑर्थोगोनल का मतलब बच्चों आपस में दोनों क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे, ठीक है। एंड P3 इज अलाइंड एट एंगल 45 डिग्री with respect to P1 and P2. If unpolarized of intensity I0 is incident on P1 and P2, the light after passing through P3 is used in YDSE. At some point where path difference is lambda by 3, what is the resultant intensity? ये हमको निकालना है बच्चों। पाथ डिफरेंस दे दिया है तो उससे हम लोग सबसे पहले फेज डिफरेंस निकाल लेते हैं। तो फेज डिफरेंस क्या होता है बच्चों, 2 पाई बाय लैम्डा इनटू पाथ डिफरेंस विच इज लैम्डा बाय 3। लैम्डा से लैम्डा कट गया, क्या आ गया 2 पाई बाय 3। अब फेज डिफरेंस अगर पता चल गया बच्चों तो इंटेंसिटी नेट का फॉर्मूला हम लोग निकाल सकते हैं I1 I2 2 अंडर रूट I1 I2 cos phi से, ठीक है। अब इंटेंसिटी क्या होगी दोनों की यूज करते हैं, तो ये है बच्चों I0, ये भी है बच्चों I0, ठीक। अब I0 जैसी ही एक पोलराइजर से पास होती है और I0 मानो अनपोलराइज्ड लाइट थी ना, बोला है इफ अनपोलराइज्ड ऑफ I0 इज ऑन P1 एंड P2, तो इंटेंसिटी क्या हो जाती है आधी, तो I0 बाई 2 हो जाएगी, I0 बाई 2 हो जाएगी, ठीक है। अब दूसरा जो पोलराइजर है बच्चों उसको 45 डिग्री में इंक्लाइन इन्हें अलाइन कर दिए, कितने में कर दिए 45 डिग्री में अलाइन, तो ये हो गया 45 डिग्री से अलाइन। तो I0 जो यहां से बाहर आ रहा होगा I1 और यहां से बाहर आ रहा होगा I2, तो I1 का वैल्यू क्या लिख सकता हूं, जो इसमें इंसिडेंट हो रहा है I0 बाई 2 इंटू कॉस स्क्वायर 45, और क्योंकि P1 और P2 आपस में ऑर्थोगोनल थे तो इनके और इनके बीच में एंगल पाई माइनस पाई बाई 2 बनेगा, थीटा माइनस पाई बाई 2 माइनस थीटा बनेगा, लेकिन क्योंकि 45 डिग्री बोला है तो थीटा माइनस 45 करोगे तो भी 45 आएगा, तो यह आ जाएगा I2 बराबर I0 बाई 2 साइन स्क्वायर 45, ठीक है। 90 माइनस थीटा ये ले सकते हैं, लेकिन वैल्यू तो दोनों की सेम होती है तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो cos 45 होता है बच्चों 1 बाई रूट 2, तो ये हो जाएगा 1 बाई 2, तो आ जाएगा I0 बाई 4, और ये भी कितना आ जाएगा I0 बाई 4, तो दोनों इंटेंसिटी क्या है सेम। अब हमको फॉर्मूला पता है बच्चों I नेट, अगर दोनों इंटेंसिटी सेम होती है तो हम लोग क्या लिखते हैं 4I0 cos स्क्वायर 5 बाई 2, तो यहां लिखते हैं 4I0 के क्या लिखेंगे इंसिडेंट इंटेंसिटी जो है विच इज I0 बाई 4 इंटू कॉस स्क्वायर 5 बाई 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी पाई बाई 3। पाई बाई 3 मतलब क्या होता है बच्चों 60 डिग्री, और 60 के लिए cos 60 की वैल्यू 1 बाई 2 होती है, तो 1 बाई 2 का स्क्वायर क्या होगा 1 बाई 4, तो इसके जगह लिखते हैं 1 बाई 4, तो 4 से 4 कट गया, आंसर होगा I0 बाई 4, तो नेट इंटेंसिटी आएगी I0 बाई 4, ये सब करेक्ट आंसर होगा बच्चों। तो अगला सवाल क्या है, अगला सवाल देखो बच्चों है तो आउट ऑफ सिलेबस, क्योंकि ये दे दिया न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग से, लेकिन हम लोग देखते हैं कि इसको बनाएंगे कैसे ताकि अगर आगे शिफ्ट में भी अगर आ जाए तो आप लोग ध्यान देंगे, ठीक है। तो न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग ये बोलता है बच्चों रेट ऑफ कूलिंग dt बाय dt, मतलब रेट ऑफ कूलिंग, यहाँ t टेम्परेचर चेंज है और यहाँ छोटा t टाइम का इंटरवल है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिफरेंस बिटवीन टेम्परेचर ऑफ द बॉडी, जिसको हम लोग एवरेज टेम्परेचर ले लेते हैं, माइनस टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग, ये आपका न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग है। तो न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग से देखते हैं पहले क्या बोला है, बॉडी इज प्लेस्ड इन सराउंडिंग 16 डिग्री, सराउंडिंग का टेम्परेचर अपने को दे दिया है ड्यूरिंग 4 मिनट, तो टाइम का इंटरवल अपने को दे दिया है। अब टेम्परेचर फॉल हो रहा है 40 से 24, मतलब dt दे दिया है, तो हमको निकालना है कि अगले 4 मिनट के बाद उसका टेम्परेचर कितना होगा। तो पहले एक बार लगाते हैं फर्स्ट सिचुएशन के लिए, तो टेम्परेचर चेंज कितना होता है 40 माइनस 24, कितने समय में 4 मिनट में, दिस इज इक्वल्स टू प्रोपोर्शनल साइन है तो हट के क्या लगेगा कांस्टेंट, और यहां पर बच्चों t माइनस टी एस है, इंस्टेंटेनियस टेम्परेचर लेते हैं, लेकिन अगर हम लोग को एक लंबे इंटरवल के लिए लगाना है, समय 4 मिनट 5 मिनट दे दिया है, तो उसके लिए बच्चों हम लोग इंस्टेंटेनियस टेम्परेचर अगर नहीं निकालना है तो हम लोग फिर एवरेज टेम्परेचर ले सकते हैं विच इज इनिशियल प्लस फाइनल डिवाइडेड बाय 2, तो 40 प्लस 24 बाय 2, ये आ जाएगा 64 बाय 2 विच इज 32, तो ये आ जाएगा 32 माइनस 16, ठीक है। अब अगले 4 मिनट में, अब देखो 40 से 24 आ गए, अब 24 से जा रहे हैं सपोज t, तो टेम्परेचर चेंज कितना गिरेगा 24 माइनस टी, अगले कितने मिनट में
4 मिनट में, C इंटू एवरेज। अब एवरेज क्या होगा 24 और T का, T प्लस 24/2 माइनस 16, सराउंडिंग टेम्परेचर 16 है। अब दोनों को डिवाइड कर दो बच्चों, 4 4 कट गया, C कट गया, 40 माइनस ये कितना होता है, 40 माइनस ये 16 होता है बच्चों। नीचे आएगा बच्चों 24 माइनस T इज इक्वल्स टू 32 माइनस 16, ये भी 16 होता है। नीचे एलसीएम ले लोगे तो आ जाएगा T माइनस 8 और चले जाएगा ऊपर इंटू 2, 16 से 16 क्या हो गया, कट गया। तो T माइनस 8 बराबर आ जाएगा 48 माइनस 2T, ये इधर जाएगा तो बच्चों 3T बराबर 56, तो T बराबर आएगा 56/3, तो लगभग 18 के आसपास। तो ऑप्शन क्या होगा, फोर्थ 18.7। अगला सवाल, अगला सवाल है इन्फिनिटली लॉन्ग वायर हैज अ करंट I एंड रेडियस A, चूज द करेक्ट ग्राफ फॉर B वर्सेस R वेयर R इज डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ वायर। तो बच्चों ये एम्पेयर सर्किटल लॉ का क्वेश्चन है कि अगर आपका एक वायर है जिसका रेडियस क्या हो, R हो, तो आपको अगर इनसाइड पॉइंट के लिए लेना है तो अंदर में एम्पेयर सर्किटल वो बनाना है, अगर आपको सरफेस पे लेना है तो सरफेस पे बनाना है, और बाहर लेना है तो बाहर बनाना है। ठीक है, वैसे इसका ग्राफ क्या होगा, इसका ग्राफ होगा 2, लीनियरली बढ़ता है शुरू में मैग्नेटिक फील्ड जैसे जैसे जाते जाएंगे, और उसके बाद बाहर वाले पॉइंट के लिए इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाता है। और इसको प्रूफ कैसे करेंगे, सपोज आप एक अंदर एक x डिस्टेंस का एम्पेयर सर्किटल लूप मान लीजिए x का। अब आपको पता है B.dl का जो इंटीग्रल होता है ओवर द लाइन, दिस इज इक्वल्स टू म्यू नॉट इंटू I विच इज गोइंग थ्रू द लूप, करंट गोइंग थ्रू द लूप। तो B यहां बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ dl लिखेंगे, म्यू नॉट लिखेंगे। अब देखो I करंट पूरे रेडियस से बह रही थी, I करंट पूरे पाई आर स्क्वायर से बह रही थी रेडियस से, तो डेंसिटी क्या हो जाएगी, करंट डेंसिटी I बाय पाई आर स्क्वायर। तो ये x स्क्वायर वाले एरिया से कितनी बहेगी, इंटू क्या करते हैं पाई एक्स स्क्वायर, पाई पाई का हिसाब हो गया बच्चों I x स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, ये आ गई आपकी करंट। तो यहां डाल दो I x स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, अब dl का इंटीग्रेशन करेंगे तो 2 पाई x आ जाएगा, तो b इंटू 2 पाई x बराबर म्यू नॉट I x स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। तो x से x गया और यह आ जाएगा b बराबर म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आर स्क्वायर I इंटू x। तो आप देख रहे हैं जो मैग्नेटिक फील्ड है वो x के क्या ही प्रोपोर्शनल। तो जब तक हम रेडियस तक नहीं पहुंच जाते तब तक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बढ़ेगा, और उसके बाद जब बाहर आ जाएंगे बच्चों तो B.dl करेंगे जैसे बाहर के लिए, तो वो हो जाएगा b इंटू 2 पाई आर, और ये हो जाएगा म्यू नॉट I। तो b का वैल्यू क्या आ जाएगा, म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई आर। तो r के क्या हो जाएगी, या x के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, क्योंकि बाहर जाने के बाद तो टोटल I ही करंट जाएगी लूप से, कितना भी बड़ा आप लूप ले लो तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगी। तो इसका सही आंसर क्या है, 2। अगला सवाल क्या बोला है, द पोजीशन वेक्टर ऑफ अ पार्टिकल वेरीज विद टाइम एज। तो बच्चों r दिया है पोजीशन वेक्टर 5t स्क्वायर I माइनस 5tj। द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी एट 2 मीटर पर सेकेंड क्या होगा। तो बच्चों वेलोसिटी डिफरेंशिएट कर दो dr बाई dt, तो क्या हो जाएगा 10ti माइनस 5j, ये हो गया वेलोसिटी। हमको चाहिए कब, एट 2 सेकेंड्स, तो वैल्यू 2 डाल दो, तो आ जाएगा 20i माइनस 5j। तो 20i ये होता है बच्चों, माइनस 5j ये होता है। ठीक, तो ये आ जाएगा आपका एंगल, और मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा 20 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर का अंडर रूट, तो हो जाएगा 400 प्लस 25 का अंडर रूट, तो आ जाएगा 425 का अंडर रूट। 425 का अंडर रूट होगा 5√17। ठीक है, होगा क्योंकि 3 ऑप्शन में दिया है ना। अब एंगल देख लेते हैं। तो बच्चों यहाँ y एक्सिस और x एक्सिस से दिया है, तो अपन y एक्सिस से निकालते हैं। तो ये वाला लंबा होगा 10 थीटा बराबर 20/5, तो 4 आएगा। तो y एक्सिस से बनाएगा 10 इनवर्स 4, वैल्यू 5√17 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट, अगला सवाल बच्चों, अगला सवाल दिया है फाइंड द डिफरेंस इन करंट IA माइनस IB इफ n चार्ज पार्टिकल्स मूव इन अ सर्कुलर पाथ विथ एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा एंड देयर आर 2 एम्पेयर लूप गिवन।
तो ये बच्चों ए वाला लूप है। अब ये वाला पार्ट सपोज ओमेगा से रोटेट कर रहा है ये रिंग, तो ये क्यू क्या होगा, लूप के थ्रू पास होगा ही होगा। तो जब भी लूप के थ्रू पास होता है बच्चों करंट, तो करंट कैसे लिखते हैं, करंट होता है बच्चों चार्ज पर यूनिट टाइम। तो करंट को लिख सकते हैं बच्चों चार्ज 1/टाइम को लिख लेते हैं फ्रीक्वेंसी, जनरली हम लोग ऐसे लिखते हैं रोटेटिंग फ्रीक्वेंसी के हिसाब से। अब यहां पर टोटल चार्ज कितना है n, तो n q f लिख सकते हैं, और f को क्या लिख सकते हैं 2π/ओमेगा, है ना। 2πf बराबर ओमेगा होता है, तो हम f को लिख सकते हैं ओमेगा/2π। तो यहाँ से करंट क्या आ जाएगी n q इंटू f के जगह लिखेंगे ओमेगा/2π, तो ये आ गई करंट। ठीक है, तो देखो पहले लूप से तो करंट पूरी की पूरी जा रही है, तो ये IA का वैल्यू हो जाएगा। अब यहां पर देखो इस लूप से जितनी करंट बाहर निकली उतनी लूप इस दूसरे तरफ से फिर से निकल गई, तो नेट करंट जो पास हो रही है वो इस लूप से क्या है 0। तो IA माइनस IB का वैल्यू IA के बराबर ही होगा, विच इज NQ ओमेगा/2π। तो NQ ओमेगा/2π मतलब ऑप्शन नंबर 1 आएगा। ठीक है, तो अगला सवाल बनाते हैं। नेक्स्ट, अगला काइनेटिक एनर्जी वर्सेस एक्स ग्राफ बनाना है, और हमको x एज अ फंक्शन ऑफ टाइम दिया है। क्या दिया है, x0 साइन स्क्वायर कितना t/2 और x0 इज इक्वल्स टू 1। फाइंड द ग्राफ ऑफ काइनेटिक एनर्जी वर्सेस x। तो बच्चों ये तो पोजीशन का ग्राफ है। अब काइनेटिक एनर्जी हम जानते हैं क्या होता है, हाफ mv²। ठीक है, तो हमको यहाँ पोजीशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम दिया है, हम वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम निकाल लेते हैं। तो वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम निकालने के लिए यहाँ क्या चाहिए अपने को, x dx/dt। तो क्या आ जाएगा x0 2 साइन t/2 इंटू 1/2, है ना, सॉरी पहले cos t/2 इंटू 1/2, तो 2 से 2 कट गया, क्या आया x0 साइन t/2 cos t/2। अच्छा बच्चों 2 मल्टीप्लाई और 2 डिवाइड में रहने दो, 2 साइन ए cos b, इसको क्या लिख सकते हैं साइन 2a लिख सकते हैं। तो ये आ जाएगा x0/2 साइन 2a, तो t/2 का डबल करेंगे तो क्या आ जाएगा साइन t। तो ये आ गया वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। ये वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ x नहीं आया, ये क्या है वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। अब हमको क्या करना चाहिए, टाइम का सब्स्टिट्यूशन बनाना है x के रेस्पेक्ट में। तो देखो यहां पर x बराबर क्या लिखा हुआ है, x0 साइन स्क्वायर t/2। ठीक है, तो यहां से अपन क्या लिख सकते हैं, x0 का वैल्यू तो 1 लिखा है, तो साइन स्क्वायर t/2 को क्या लिखेंगे x, साइन स्क्वायर t/2 को क्या लिखेंगे x। अब हमको चाहिए साइन t का सब्स्टिट्यूशन, यहां पर किसका सब्स्टिट्यूशन चाहिए, साइन t एज अ फंक्शन ऑफ x चाहिए। तो अब इसको हम लोग चेंज करने की t/2 को t बनाने की कोशिश करेंगे। तो बच्चों यहां पर कौन सा फॉर्मूला लगेगा, डबल एंगल का फॉर्मूला देखो, आपको ये पता है कि साइन नहीं कॉस स्क्वायर मैंने, हाँ cos 2a ये होता है cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, ये होता है cos 2a। ठीक है, तो cos 2a ये होता है, तो अपन क्या लिख सकते हैं cos 2a बराबर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a। तो यहां से 2 साइन स्क्वायर a, 2 साइन स्क्वायर a बराबर आ जाएगा 1 माइनस cos 2a, और ये 2 चले जाएगा नीचे, तो साइन स्क्वायर a की जगह लिख सकते हैं 1 माइनस cos 2a। तो साइन स्क्वायर t/2 की जगह क्या लिख सकते हैं 1 माइनस cos t/2 बराबर x, ये लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, अपन क्या लिख सकते हैं ये 1 माइनस cos t/2 बराबर x। ठीक, यहां आ गया। अब लेकिन हमको तो साइन t को रिप्लेस करना है, cos t को रिप्लेस नहीं करना है, तो cos t की वैल्यू निकाल लेते हैं, उससे साइन t भी आ जाएगा। तो क्या होगा cos t बराबर 2x, 1 माइनस cos t बराबर 2x, तो ये इस तरफ आएगा, ये उस तरफ जाएगा, तो cos t बराबर क्या आ जाएगा 1 माइनस 2x। अब ये cos t आ गया बच्चों, तो अब इससे क्या निकाल लेते हैं साइन t। ठीक है, तो cos t से sin t कैसे निकालेंगे, वो आपको ये पता है ना, ये तो आपका बेस क्या हो गया 1 माइनस 2x और हाइपोटेनस क्या हो गया 1, तो क्या करेंगे 1 स्क्वायर माइनस 1 माइनस 2x का
होल स्क्वायर का अंडर रूट, ये क्या आ जाएगा परपेंडिकुलर, ठीक है। और दिस डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस करेंगे तो 1, ये आएगा आपका साइन टी का वैल्यू, इसका वैल्यू साइन टी का वैल्यू। तो साइन टी का वैल्यू लिख लेते हैं, तो ये आएगा 1 माइनस स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ब्रैकेट खुलेगा तो ये तो माइनस होगा और ये हो जाएगा प्लस 4x का अंडर रूट बराबर आया साइन टी, ठीक है। तो 1 से 1 कैंसिल हो गया तो क्या आया 4, तो 2 बाहर निकल जाएगा, है ना, 2 बाहर निकल जाएगा, अंदर क्या बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स का अंडर रूट, 2 बाहर निकल जाएगा, 2 सॉरी एक्स माइनस एक्स, तो क्या आएगा, 1 मिनट, ये आएगा 2, तो आएगा 2 बाहर निकल जाएगा और अंडर रूट एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, ये आ गया बच्चों साइन टी का वैल्यू, ठीक है। अब अपन साइन टी की वैल्यू कहाँ रख देते हैं, जहां अपन निकाले थे, तो थोड़ा कचरा हो गया, इधर लिख रहा हूं, वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ x अब आ गया x0 बाय 2 साइन टी, साइन टी की जगह क्या लिखेंगे 2 अंडर रूट x माइनस एक्स का स्क्वायर, 2 से 2 कट गया, तो वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ x क्या आया x0 अंडर रूट एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, x0 का वैल्यू 1 दिया, उसको हटा दो। अब बच्चों काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर, तो v का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, ये ब्रैकेट हट जाएगा तो क्या आएगा x माइनस एक्स का स्क्वायर, ठीक, ये आ गई आपकी काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू एज अ फंक्शन ऑफ x। अब ये ग्राफ को अपन देख लेते हैं कैसा पैराबोला बनेगा, है ना, तो कहाँ गया ये, तो पैराबोला बनेगा बच्चों डाउनवर्ड, तो ये होगा कौन सा, ऑप्शन 3, ठीक है। तो ऐसे हम लोग इस सवाल को बनाएंगे। इन इलेक्ट्रॉन मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ इनसाइड अ सोलेनॉइड with a time period of itna, the current through the solenoid is itna, determine the number of turns per unit length of the solenoid, an electron is moving in a circular path inside a solenoid, है ना। अब solenoid के अंदर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ये होता है, अब वेलोसिटी कुछ ना कुछ एंगल बना रही होगी v, अब v के क्या होंगे, 2 कंपोनेंट होंगे, एक होगा v cos थीटा जो इसको आगे चलाएगा और v साइन थीटा जिसके कारण ये क्या करेगा, एक रेडियस से रोटेट होगा, ठीक है। अब हमको ये बोला है कि डिटरमाइन द नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ अपने को निकालना है, और सोलिनॉइड और टाइम पीरियड दे दिया है, तो टाइम पीरियड क्या होता है सोलिनॉइड का 2 पाई m बाय बी क्यू, ये होता है। अब अपन क्या कर सकते हैं, टाइम पीरियड अपने को दिया है 2 पाई का वैल्यू तो सब जानते हैं, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन बच्चा बच्चा जानता है, बी का वैल्यू अपने को दिया नहीं है, अब बी का वैल्यू सोलिनॉइड के अंदर क्या ले सकते हैं 2 पाई m बाय म्यू 0 ni, ये ले सकते हैं म्यू 0 ni इंटू क्यू, क्यू चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन भी हम लोग जानते हैं। अब यहां से बच्चों नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ n निकालना है, तो आ जाएगा 2 पाई m बाय म्यू नॉट इंटू टी आई क्यू। अब यहां पर क्या करेंगे, आप सबकी वैल्यू डाल दीजिए, तो आपको पता है कि म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, इसको बोलते हैं 10 का पावर -7, ठीक है, इसको बोलते हैं 10 का पावर -7, तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दो और 2 से डिवाइड कर दो, तो 4 पाई बाई म्यू नॉट क्या हो जाएगा 10 का पावर 7 हो जाएगा, तो यहाँ पर डाल दो 10 का पावर 7 इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10 का पावर -31 ले लीजिए, नीचे क्या आएगा, ये तो म्यू नॉट हट गया, टाइम कितना है 75 नैनो सेकेंड, मतलब 10 का पावर -9। उसके बाद करंट की वैल्यू आपको दी है मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ सोलिनॉइड, द करंट थ्रू द सोलिनॉइड 1 एम्पेयर, तो करंट कितनी दे दी है 1 एम्पेयर, चार्ज कितना होता है 1.6 इंटू 10 का पावर -19 और आपका 2, एक ये जो फॉर्मूले का 2 बचा था वो बच गया। तो सारी वैल्यू यहाँ पता है बच्चों, हम लोग को सिर्फ क्या निकालना है n। तो यहाँ पर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या लेना है, वैसे जब क्वेश्चन दिया होगा तो उसमें दिया होगा 9 वाइन कुछ ऐसा दिया होगा कि अपन डिवाइड करें तो आसाम से नॉर्मल एक वैल्यू आ जाए। तो बच्चों सबसे पहले 10 के पावर का हिसाब कर लेते हैं, तो 9.1 75 और 1.6 इंटू 2 कितना होता है 3.2, इसको अलग लिखते हैं। अब 10 के पावर का हिसाब कर लेते हैं, तो क्या आएगा 10 का पावर 7 -31, अब ये 19 और 9 कितना हो जाएगा 28, और 28 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा +28, 28 और 7 होता है बच्चों 35, 35 -31 करेंगे तो क्या आ जाएगा 10 का पावर 4, तो ये बचेगा 10 का पावर
4। अगला सवाल क्या दिया है? अ मटेरियल हैज अ बल्क मॉडुलस ऑफ इतना, बल्क मॉडुलस दिया बच्चों, बल्क मॉडुलस है 25 इंटू 10 का पावर 11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, अंडरगोज अ वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन ऑफ 0.2%, मतलब डेल्टा वी बाई वी इंटू 100 कितना दिया है? 0.2। व्हाट इज द एक्सेस प्रेशर अप्लाइड? तो बच्चों सिंपल सा फॉर्मूला है, बल्क मॉडुलस बराबर एक्सेस प्रेशर बाय वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। ठीक है, तो यहाँ पर इसको डिवाइड बाय 100 कर देंगे क्योंकि हमको सिर्फ डेल्टा वी बाय वी चाहिए। तो एक्सेस प्रेशर आएगा बल्क मॉडुलस विच इज 25 इंटू 10 का पावर 11 इंटू डेल्टा वी बाय वी विच इज 0.2 इंटू 10 का पावर -2। ठीक है, तो ये हो जाएगा 10 का पावर 9 और 25 दूनी कितना होता है? 50, तो आएगा 5 इंटू 10 का पावर 9 पास्कल। तो इसका होगा 5 इंटू 10 का पावर 9, ऑप्शन 2। ठीक है, तो बच्चों ये थे आपके कुछ क्वेश्चन, ये थे 24 जनवरी शिफ्ट 1 का, तो ये अब शिफ्ट 2 का, तो ये अभी तक का टफेस्ट शिफ्ट है बोलते हैं कि जैसे क्वेश्चन हम लोग बनाए उसके हिसाब से ऐसा है कि अभी तक जितने भी शिफ्ट आ रहे थे उससे थोड़ा सा ये टफ पड़ा है, तो हो सकता है कि इसमें कट ऑफ थोड़ा कम हो, लेकिन आप अपनी तैयारी जारी रखिए और अगले शिफ्ट के क्वेश्चन भी मैं तुरंत अपलोड करने की कोशिश करूँगा। ओके बच्चों, बाय।